हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए आज हम अपनी फोर्थ यूनिट का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम कार्स्ट टोपोग्राफी को करेंगे। मतलब कि कार्स्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली जो टोपोग्राफी है, जहाँ पर पानी किस प्रकार से कार्स्ट रीजन के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है और किस प्रकार की वहाँ पर लैंडस्केप डेवलप्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्स्ट रीजन क्या होता है। देखिए, चूना युक्त प्रदेश, जहाँ पर चूने से बनी हुई चट्टानें होती हैं, वहाँ पर उस क्षेत्र को हम कास्ट क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से, यदि मैं कहूँ तो, जो इटली के ईस्टर्न पार्ट में जो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक जो समुद्र है, उसके पास में लगने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्सिगोविनिया, स्लाविया, मतलब कि जो पूर्व यूगोस्लाविया नाम का देश था, उसके पार्ट, उसके जो ये पांच सात जो मैंने अलग अलग देशों के नाम गिनवाए, ये सभी देश उस तट के क्षेत्र पर लगते हैं और इस क्षेत्र पर जो टोपोग्राफी बनती है, उस क्षेत्र में वहाँ पर चूना युक्त चट्टानों की प्रधानता है। और जब वह चूना युक्त चट्टानें बरसात के पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि बरसात जब होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह उसके साथ मिल जाती है, और वह जब उसके साथ मिलकर उसके साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है कि वह चट्टानें बहुत ही तीव्र गति से घुलने लगती है। घुल करके उनका क्या कहते हैं, वेदरिंग होती है, उनका फिर इरोजन होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस क्षेत्र के अंदर होती है। तो आज हम इसी टोपोग्राफी को यहाँ पर करेंगे कि कास्ट क्षेत्र के अंदर जब पानी अपना कार्य करता है तो किस प्रकार की टोपोग्राफी वहाँ पर देखने को मिलती है। यूगोस्लावियन क्षेत्र के अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में फ्रांस में वहाँ के काकेसस जो क्षेत्र है वहाँ पर, स्पेन में एंडालुसिया नाम के स्थान पर, यूएसए के अंदर इंडियाना, केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी, फ्लोरिडा, जमैका और क्यूबा में भी कार्स्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। कार्स्ट की स्पेलिंग यदि मैं बताऊं तो KARST होती है। कार्स्ट क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में भी बहुत सारी जगह पर कार्स्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर, हिमालय, शिलांग का पठार, बिहार में रोहतास पठार, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी तथा छत्तीसगढ़ में बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी चूने की चट्टानें पाई जाती हैं और वहाँ पर क्रास्ट जो भूमि की भू आकृतियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पूरे विश्व में कास्ट क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की जो स्थान है वहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो कास्ट क्षेत्र होता है इसके अंदर भी तीनों की तीनों काम किए होते हैं, जैसे कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, तीनों ही काम यहाँ पर होते हैं। तो इरोजनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर देखते हैं। भूमिगत जल होता है जो, उसका इरोजनल वर्क क्या होता है, अपरदन किस प्रकार से वहाँ पर होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो चट्टानें वह कौन सी होती हैं वह देखते हैं। तो अपरदन युक्त जो कार्य होता है भूमिगत जल का, तो उसमें सबसे पहली जो टोपोग्राफी देखने को मिलती है वह कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं अवकूट, मतलब लैपीज। अवकूट और लैपीज क्या होती हैं? देखिए, क्या होता है कि जब चूना युक्त चट्टानें होती है उसमें जब कहीं पर दरार होती है तो वर्षा का पानी क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, वह जब उन चट्टानों की दरारों में जाता है तो क्या करता है, वहाँ वह कैल्शियम कार्बोनेट के कणों को बहुत ही तीव्र गति से क्या करता है, घोलना स्टार्ट कर देता है। सॉल्यूशन उस प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके वह क्या करते हैं, जो दरारें चौड़ी होने लगती हैं और एक काफ़ी लंबे समय के पश्चात सीधी दीवार की तरह नीचे अंदर तक खड्डे दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो टोपोग्राफी होती है उसको हम कहें तो फ्रांसीसी भाषा में उसको लैपीज कहते हैं, जर्मनी में उसको कारेन कहते हैं, KARREN कारेन, और अंग्रेजी में उसको क्लिंट कहते हैं, CLINT, क्लिंट कहते हैं। तो नंबर 2 इसमें आता है
सिंक होल, सिंक होल, SINKHOLE, सिंक होल, जिसको हम कहते हैं घोल रंध्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब चूना युक्त चट्टानें जैसे कि डोलोमाइट, जिप्सम और चूना युक्त चट्टानें जहाँ पर होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वर्टिकल जॉइंट होते हैं, मतलब वर्टिकल खड़े जॉइंट्स होते हैं। जब यहाँ पर खड़े जॉइंट्स जहाँ पर दिखाई देते हैं वर्टिकल जॉइंट्स, तो उन जॉइंट्स में जब कार्बन युक्त पानी जब भर जाता है तो वहाँ पर घुलन उनका उनका सॉल्यूशन प्रोसेस, मतलब उनका घुलना प्रारंभ हो जाता है, और वह वहाँ पर लगभग 3 से 9 मीटर गहरे खड्डे बन जाते हैं। और जब ये खड्डे वहाँ पर बनते हैं, जिसका ऊपरी जो मुंह होता है, खड्डे का ऊपर वाला जो घेरा होता है वह 1 मीटर तक का होता है, जबकि इसकी गहराई 3 से 9 मीटर की होती है। अमेरिका के केंटुकी क्षेत्र में इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं, और जबकि इंडिया में भी मेघालय प्रदेश में, मेघालय जो है उसमें इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है शैलो होल्स। पहला आता है सिंक होल। सिंक होल होता है छोटा, शैलो होल्स होता है जब बहुत सारे सिंक होल मिल करके एक बड़ा होल, मतलब बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिसको हम विलय संध्र कहते हैं, विलय रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र मतलब छेद, ठीक है, होल, होल करना किसी चीज़ के अंदर। तो क्या इस शैलो होल्स, सिंक होल जब मिल करके दो चार सिंक मिल करके बड़ा एक सिंक बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो शैलो होल्स होते हैं, यहाँ पर आकर के कई बार क्या होता है कि नदी भी होती है वह आकर के लुप्त हो जाती है, कि पानी इन्हीं छेदों से होकर के नीचे की तरफ आगे जाकर बड़ी बड़ी गुफाओं से जाकर के, कंदराओं से जाकर के मिल जाता है, और भूमिगत होकर के, मतलब कि अंडरग्राउंड होकर के नदी बहने लगती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है डोलाइन या फिर कुंड। डोलाइन या फिर कुंड, अनेक शैलो होल्स मिल करके, बहुत सारे शैलो होल्स मिल करके जब एक बड़ा और भी ज़्यादा बड़ा खड्डा बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोलाइन बोलते हैं। इस प्रकार के डोलाइन यूरोप के पाइनरीज क्षेत्र, पाइनरीज माउंटेन है, ठीक है, वहाँ पर स्पेन और फ्रांस के बीच में जो माउंटेन रेंज आती है उसको पाइनरीज माउंटेन रेंज कहते हैं। तो उस माउंटेन्स में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। और उसके बाद कुंड के बाद आता है सकुंड, मतलब युवाला। युवाला किसको कहते हैं, जिसमें डोलाइन, अब बहुत सारे डोलाइन मिलकर के उससे भी बड़ा जो खड्ड बना देते हैं, ठीक है, लेटरल इरोजन के द्वारा। तो क्या होता है कि उसको हम युवाला बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि जो हमने युवालास बताया कि सबसे बड़े खड्ड को कहते हैं, लेकिन युवालास से जो छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा जो गढ़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, जमास, JAMAS, जमास टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोलाइन, लार्जर देन द डोलाइंस, ठीक है, उसको हम पोल्जीज भी कहते हैं, POLJES, पोल्जीज, उसको हम पोल्जीज कहते हैं। यदि मैं साइज़ के अनुसार ये जितने भी होल्स कास्ट रीजन्स के अंदर मिलते हैं उनको कहूँ, तो सबसे छोटा होता है सिंक होल्स, उससे बड़ा होता है शैलो होल्स, फिर होता है डोलिनाज, फिर होता है उस सॉल्यूशन पेन, फिर युवालाज, और फिर युवालाज से पहले आपका जमास, जमास के बाद युवालाज, और सबसे बड़ा पोल्जी, POLJES, पोल्जीज। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका साइज़ बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं द लिवानोपोल्जीज ऑफ बल्कान रीजन्स ऑफ यूरोप है। तो वो क्या है, लिवानो, LIVNO, लिवनोपोल्जी जो था बल्कान क्षेत्र के अंदर यूरोप में पाया जाता है। वह 64 किलोमीटर लंबा है और 5 से 11 किलोमीटर वह चौड़ा भी है। इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए, और यह चित्र देख लीजिएगा, इस चित्र में भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है कोनोर। कोनोर क्या होता है, देखिए, कास्ट रीजन के अंदर, कास्ट जो क्षेत्र होता है उसके अंदर अंडरग्राउंड बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं। जब ये गुफाएं छोटी छोटी सी खड्डों के द्वारा बाहर भूमि से जुड़ी होती हैं, उन खड्डों को जो गुफा से जाकर के मिलते हैं, उन खड्डों को हम क्या कहते हैं, कोनोर, उनको हम कोनोर कहते हैं। उसके बाद कंदरा या फिर कैवरिन्स, मतलब कि केव्स। तो कई बार क्या होता है कि ऊपरी सतह जो क्या होती है वह कठोर चट्टानों की होती है, और उसके नीचे चुनाई चट्टानें होती हैं, और
जब इस चूना युक्त चट्टानें नीचे से वो उनका सॉल्यूशन प्रोसेस के द्वारा जो वह कट चट कर वहाँ से चली जाती हैं, तो नीचे बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण होता है, जिसको हम कंदराएँ कहते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल ब्रिज। कई बार क्या होता है, जो गुफाएं हैं उनकी छत नीचे गिर जाती है और कुछ भाग इसी प्रकार से लटके हुए रह जाते हैं, और इन भागों को हम प्राकृतिक जो कहते हैं पुल कहते हैं, और इनको आने जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जिसको मैंने पोल्जी बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, राजकुंड भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं हम्स को हम क्या कहते हैं, चूर्णकूट। हम्स को हम क्या कहते हैं, चूर्णकूट। हम्स जो होता है वह क्या होता है, वह रेजिडुअल टोपोग्राफी को हम जो बचा हुआ अवशेष जो बाद में रह जाता है, सब कुछ कट चट के जब चला जाता है, और अंत में जब जो अवशेष पदार्थ रह जाता है, उस अवशेष पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हम्स कहते हैं। ठीक है, तो हम्स जो होता है वह क्या होता है, वह केवल कुछ कठोर चट्टानों के टीले अपर्दन से बचे रह जाते हैं, और इन अवशिष्ट नुकीली पहाड़ियों को ही हम क्या कहते हैं, हम्स कहते हैं। क्यूबा में इसको मोगोटस कहते हैं, प्यूर्टो रिको में इसको पेपिनो की पहाड़ी कहते हैं, और फ्रांस में इसको बूटे कहा जाता है, BUTTE बूटे कहा जाता है। उसके बाद आता है कार्स्ट वैली मतलब कि कार्स्ट की घाटियाँ। कार्स्ट वैली के अंदर जहाँ भी पानी बह रहा है या फिर नदी वहाँ पर है, तो वहाँ पर नदियाँ जो सिंक होल्स और शैलो होल्स होते हैं उनसे होती हुई अंडरग्राउंड बहने लगती है, और जहाँ से वह पानी अंदर की तरफ वहाँ पर धंसता है, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, सिंकिंग क्रिक कहते हैं, या फिर धंसती हुई निवेशिका कहा जाता है। धंसती हुई निवेशिका कहते हैं, क्योंकि वहीं से वह पानी अंडरग्राउंड होने की शुरुआत होती है। तो यह यदि इसी को हम अमेरिका की जो केंटुकी नाम का जो अमेरिका में इंडियाना नाम का जो प्रांत है, उसमें लॉस्ट रिवर है, LOST लॉस्ट रिवर है, जो कि 13 किलोमीटर तक नीचे बहती है। जबकि एक नदी और है जिसका नाम है रेका, वह 21 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड होकर के बहती है, पानी की धरती के नीचे से बहती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है ब्लाइंड वैली। क्या होता है, ब्लाइंड वैली मतलब शुष्क घाटी या अंधी घाटी। अब जितने क्षेत्र के नीचे से नदी बह रही है और ज़मीन के ऊपर यदि हम आते हैं, तो वह सूखा हुआ क्षेत्र नज़र आता है। मतलब ऐसा लगता है कि इसके नीचे से तो पानी तो बह रहा है, लेकिन ऊपर से वह सूखी हुई है, ज़मीन उसकी सूखी हुई रहती है ऊपर धरातल पर, तो वहाँ पर शुष्क नज़र आती है, इसलिए उसको हम शुष्क घाटी या फिर ब्लाइंड वैली कहते हैं। क्योंकि नदी तो बह रही है, लेकिन वह अंडरग्राउंड बह रही है, ज़मीन के ऊपर वह दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क फिर ब्लाइंड वैली कहते हैं। और जो नदी का जो धरातल पर जो तल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई रिवर बेड कहते हैं, शुष्क नदी तल कहते हैं। उसके बाद आता है कार्स्ट वैली या फिर कार्स्ट की घाटी। तो कार्स्ट जो वैली होती है, उसमें क्या होता है, जो बरसात के दिन आते हैं, वर्षा ऋतु आती है, तो पानी की अधिकता होने के कारण जितना पानी नीचे पहुंचना है, नीचे की नदी है, जितना भी पानी स्थान है वह भर जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नदी की वैली के अंदर से बहकर आगे की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। तो क्या होता है, जब वहाँ पर यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो उस घाटी को हम घोल घाटी या फिर सॉल्यूशन वैली भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन वैली या फिर घोल घाटी, क्योंकि वह घूमने की वजह से वह घाटी निर्मित हुई है। चट्टानें वहाँ पर जो चूना युक्त चट्टानें थी, वह घूल करके वहाँ पर पानी के साथ बह गई, और वहाँ पर जो घाटी बनी, इसलिए उसको घोल घाटी भी कहा जाता है। यह जो जो वैली होती है, वह सीमित समय के लिए वर्षा ऋतु के दौरान ही आपको वैली नज़र आती है, अन्यथा जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो पानी पुनः अंडरग्राउंड होकर बहने लगता है, और वह ब्लाइंड वैली बन जाती है। उसके बाद आता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, भूमिगत जल है जो उसका
जो डिपोजिशन वर्क, उसके डिपोजिशन निक्षेपण से जो जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं अभी तक हमने जो देखी थी वह सारी की सारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स थी। चलिए सबसे पहली जो आती है उसमें उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट और दूसरी होती है स्टैलेग्माइट। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट क्या होता है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टैलेक्टाइट, टाइट शब्द को याद रखिएगा। स्टैलेक्टाइट, टाइट का मतलब होता है छत से लटकी हुई कोई चीज़, टाइटली वहाँ पर अटैच है छत से, मतलब कि जो गुफा होती है उसकी छत से लटकी हुई एक चट्टान होती है जो लटकी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट। और उसी चट्टान के माध्यम से जब चूना युक्त पानी जब नीचे गिरता है तो चूने के नीचे से भी एक चट्टान ऊपर की तरफ उभरने लगती है, जो नीचे वाला पार्ट है उस पार्ट को हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों ऊपर छत से लटकी हुई जो स्टैलेक्टाइट है और नीचे वाले स्टैलेग्माइट है, ये दोनों मिल जाती हैं और एक पिलर बन जाता है, तो उसको हम पिलर भी कहते हैं। ठीक है, उसको केव पिलर्स भी कहते हैं, कंदरा उसको कंदरा स्तंभ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर छोटी छोटी सी और भी टर्म्स हैं, उनको भी देखते हैं। जितनी भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होती हैं उसको स्पीलियोथम्स कहा जाता है। SPELEOTHEMS, स्पीलियोथम्स कहा जाता है। और स्पीलियोथम्स के साथ साथ जितनी भी बैंडेड कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब घुमावदार कैलकेरियस डिपॉजिट्स जो होते हैं उसको ट्रेवरटाइन कहा जाता है। TRAVERTINE, ट्रेवरटाइन कहा जाता है। जो ट्रेवरटाइन से जो सॉफ्ट चट्टान होती है उसको क्या कहते हैं, टूफा कहते हैं, TUFA, टूफा कहते हैं। और जो पानी ऊपर से टपकता रहता है, उस टपकने की वजह से जो नीचे जो चट्टान बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप स्टोन कहते हैं। जो क्योंकि ऊपर से एक एक ड्रिप करके नीचे पानी गिर रहा है तो उसको हम ड्रिप स्टोन कहते हैं, DRIPSTONES, ड्रिप स्टोन्स। ठीक सर। उसके अतिरिक्त यदि हम आगे की बात करें तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के साथ में जितने भी जो छोटे छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो लटके हुए भी हैं और नीचे पड़े हुए हैं, उनको हम हैलेक्साइट और हैलेग्माइट कहते हैं। और उसके अतिरिक्त जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वहाँ पर जो दिखाई देता उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलाइट कहते हैं। फ्लोर डिपॉजिट्स कॉज्ड बाय सीपेज वाटर एंड वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ स्टैलेग्माइट आर कॉल्ड फ्लो स्टोन्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फ्लोर के ऊपर जो जो हमारी केव्स होती हैं, हमारी जो गुफाएं होती हैं, उसके फ्लोर के ऊपर उसके उसके बेस के अंदर क्या होता है, जो पानी बह जाता है और बहने की वजह से जो बहती हुई आकृति की टाइप की एक चट्टान दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो स्टोन कहते हैं। तो ये सारी की सारी आपको टर्म्स याद करनी होंगी, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स का इस्तेमाल यदि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर करते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स थी ये सारी की सारी, ठीक है। निक्षेपण वाली जितनी भी लैंडफॉर्म्स हो सकती थी वे सारी मैंने आपको बता दी हैं। इसके क्योंकि आपकी जो बुक है, जिस बुक का नाम है, ये वाला क्या नाम है इसका, डॉक्टर अशोक दिवाकर की जो बुक है, इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो आपको मैं अपने जो पर्सनल नोट्स हैं उसमें से भी चीज़ें निकाल कर, क्योंकि मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं वह बहुत सारी किताबों के कलेक्शन से मैंने तैयार कर रखे हैं, और यहाँ से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें निकाल करके बताता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से साइकिल ऑफ इरोजन WM डेविस ने दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका कार्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन भी दिया गया था, जिसको देने वाले मुख्य रूप से थे, उनका नाम था JWBD BEEDE। उन्होंने 1911 में यह सिद्धांत दिया था। और जोवान सिविजिक, JOVAN, जोवान सिविजिक है, उसकी स्पेलिंग है CVIJIC, उन्होंने 1918 में यह दिया था। जबकि WM डेविस ने 1930 में इसी के रिगार्डिंग में अपना क्या कहते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए कि साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया था, कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया था। तो इसको भी आप अपने इस
टॉपिक में यदि कहीं पर पूछा जाता है तो इसमें भी वही तीनों स्टेज का आपको बताया गया था कि यूथफुल स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है और उसके बाद ओल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के अंदर जो मैंने टोपोग्राफी बताई है वह सारी की सारी जो टोपोग्राफी हैं उनका भी आपको यहाँ पर वर्णन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स बता देनी है, उसके अंदर डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बता देनी है, और लास्ट में जो आपका था देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स जितनी भी मैंने बताई है वो सारी की सारी आप उसको यूथफुल स्टेज में बताएंगे। ठीक है, और जो मैंने डिपोजिशन लैंडफॉर्म बताई है वो आप उसकी मैच्योर स्टेज में बताएंगे। ओल्ड स्टेज में यहाँ पर सिर्फ हम्स नाम की HUMS हम्स नाम की जो टोपोग्राफी है वही बचती है। ठीक है, तो आप उसको जिस प्रकार से डेविस ने वहाँ पर पेनी प्लेन कहा था बाद में बची हुई टोपोग्राफी को, रेजिडुअल टोपोग्राफी को, तो यहाँ पर उन्होंने इसको हम्स कहा था। ठीक है, तो ये आपका था इस टॉपिक के विषय से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,